अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ा, फिर उसके साथ 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन भी सॉल्व किए। सो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो उसी के साथ रिलेटेड हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो तक लिखा था लेकिन मैंने आर भी लिख लिया ताकि आपको समझ आए कि फाइंड क्या करना है। ये कह रहे हैं कि पहली फर्स्ट टर्म जो यानी 6 टर्म का यानी S6 की वैल्यू जो है वो इक्वल है 9 टाइम मल्टीप्लाई बाय यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3S3 के, इसके इक्वल है। तो कह रहे हैं कि आप इसका कॉमन रेशियो फाइंड करें। तो सोल्यूशन पहले मेंशन कर देते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सोल्यूशन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू S6 और दूसरा क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स S3। तो अब क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन S6 इज इक्वल टू 9S3। तो ये वैल्यू आ गई है। अब आपको याद होगा कि उसकी जो वैल्यू थी SN की वो यहाँ पे यूज होगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि S मतलब यहाँ पे वैल्यू कौन सी यूज करनी है। SN का फॉर्मूला जो था वो था A1 या A की वैल्यू R पावर N-1 डिवाइडेड बाय R-1। ठीक हो गया, ये इसका फॉर्मूला था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे S6 लिख देना है तो उसके हिसाब से ये वैल्यू बन जाएगी इस तरह। S यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 3 के हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये हो जाएगा A R पावर 6-1 डिवाइडेड बाय R-1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हो जाएगा A R पावर 3-1 डिवाइडेड बाय R-1। सो अब देख लें यहाँ पे दोनों साइड पे वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। x-1 R-1 कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा a r पावर 6-1 इज इक्वल टू 9a r पावर 3-1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दोनों वैल्यूज को एक साइड पे ले जाते हैं। यानी किस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये a और ये a ये भी कैंसिल हो रहा है। सो ये बन जाएगा r पावर 6-1 इज इक्वल टू 9 r क्यूब -1, ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो जाएगा r पावर 6-1 इज इक्वल टू 9 r क्यूब -9। इन दो वैल्यूज को भी लेफ्ट साइड पे ले जाए। सो r पावर 6-9 r क्यूब -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो r पावर 6-9 r क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इसको, देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व हो रही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ r क्यूब होल स्क्वायर -9 r क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज दैट r क्यूब इज इक्वल टू x ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल x वगैरह ज्यादा यूज नहीं होते तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर -8x -x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x -8 -1 कॉमन ले लेते हैं, x -8 इज इक्वल टू 0। सो x -8 x-1 is equal to 0. So x minus 8 is equal to 0. X minus 1 is equal to 0. X is equal to plus 8. X is equal to 1. So अब क्या करते हैं, replacing x
बाय आर। ठीक हो गया। सो आर की वैल्यू से रिप्लेस कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या थी? आर क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड आर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा? आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड आर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। So taking cube root on both side, cube root on both side. So ये हो जाएगा cube root of r cube and cube root of 2 cube, r cube root and 1 cube root. ये cancel. So r is equal to 2 and r is equal to 1. तो ये जो होगा ये क्या होगा? Not possible. अब पॉसिबल क्यों नहीं है? इसके पीछे एक रीजन है। आर की जो भी वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन के लिए, वो ये होती है कि आर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। एग्जैक्टली 1 कभी भी नहीं आती। ठीक हो गया। हाँ, तो अगर दूसरी वैल्यू को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 2। सो ये इसका क्या हो गया? सिंपल आंसर फाइंड हो। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 40 प्लस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये कह रहे हैं कि हम इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करें, यानी n की कितनी वैल्यू होगी इसमें, जिससे क्या हो आपके पास ये सम आ जाए। तो सम भी गिवन है, उसके अलावा बाकी वैल्यूज भी गिवन है। तो चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन इसमें गिवन क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, तो पहले वही लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज इज, तो वो है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये सीरीज की वैल्यू क्या है? हमें गिवन है। अब इसमें से वैल्यूज निकाल लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज है? a1 इज इक्वल टू, या a की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। ठीक हो गया। एंड r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। देखिए 3 स्क्वायर रूट बाय 1 करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। एंड इसके साथ एक और वैल्यू भी गिवन है एस एन की। सो एस एन इज इक्वल टू 40 प्लस 13 स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यूज मैंने क्या मेंशन कर दी है। अब क्या करूंगा? सिंपल एस एन का फॉर्मूला यूज करूंगा और वहां से एन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस एन इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। सो एस एन इज इक्वल टू a1 की वैल्यू जो वो क्या है? 1 है। r की वैल्यू आई थी 3 स्क्वायर रूट होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। और एस एन की वैल्यू भी गिवन थी 40 प्लस 13, 40 प्लस 13 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? ये डिनोमिनेटर से वैल्यू को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट पावर n माइनस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 40 3 स्क्वायर रूट माइनस 40 प्लस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल पावर n माइनस 1। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। सो 40 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 40 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 13 3 स्क्वायर रूट, इस माइनस 1 को भी इधर ले प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल पावर n। सो यहाँ से 40 माइनस 13, 40 में से 13 निकालेंगे तो आ जाएगा 27 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 40, 13 थ्री ज़ा 39, 39 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल पावर n। अब क्या होगा? इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल पावर n। सो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं?
प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, सो 27 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल पावर n। अब इनकी वैल्यूज तो सेम आ रही हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि यहाँ पर अगर 3 स्क्वायर रूट होता तो n की वैल्यू आ जाती, लेकिन 27 भी लिखा हुआ है। तो 27 बहुत ईजी है, 3 की पावर में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 क्यूब डॉट 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा 3 पावर n/2। सिंपल। तो इनकी बेसिस से हमें पावर ऐड कर देते हैं। 3 पावर यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 पावर n/2। तो अब क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू इस तरह से फाइंड होगी कि 3 2 6 प्लस 1 3 पावर 7/2 इज इक्वल टू 3 पावर n/2। सो ये हो जाएगा, अब बेसिस है में तो पावर इक्वल हो जाएंगी, n/2 इज इक्वल टू 7/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7। तो टोटल जो टर्म्स थी वो क्या थी, वो 7 टर्म थी, जिसके ऐड करने से एस एन की वैल्यू जो थी, जो कि गिवन थी कि आपके पास क्या आती है 40 प्लस 13 इंटू 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है। सो 7 टर्म्स को ऐड करने से वो वैल्यू आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, क्वेश्चन इजी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई कि इफ pth qth and rth term of a geometric progression be a b c respectively, then prove that a power q minus r, b power r minus p and c power p minus q is equal to 1। जिस तरह n टर्म होती है ना, यानी a n लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या है pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म लिखा है, और उसमें वैल्यूज भी दी गई कि वो आगे a b c के इक्वल है। अब इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझ भी आ जाएगी इसकी सोल्यूशन। द जनरल फॉर्म ऑफ metric progression is a n is equal to a1 r पावर n माइनस 1। अब ये देखें ना, p टर्म यानी यहाँ पे n की जगह पे p लिख लेना है, a p इज इक्वल टू a1 r पावर p माइनस 1, ये एक वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा सेकंड वैल्यू, a q इज इक्वल टू a1 r पावर q माइनस 1, ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह इसकी थर्ड वैल्यू भी लिख लेते हैं a, और थर्ड वैल्यू में क्या है r आ जाएगा। सो ए आर इज इक्वल टू a1 r पावर r माइनस 1। सो ये इसकी थर्ड वैल्यू आ गई, यानी तीनों टर्म्स हमने लिख ली हैं। अब क्या कर लेते हैं, इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस तरह से उसमें गिवन था, पावर कैसे लिखी हुई है, a पावर q माइनस r, फिर लिखा हुआ है b पावर r माइनस p और c पावर q माइनस p माइनस q, ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। तो चलें इसके पावर ले लेते हैं, बल्कि उससे पहले ये मेंशन कर देते हैं कि ये इक्वल किसके हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा a पावर p, यानी ए पी जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो a इज इक्वल टू a1 r पावर p माइनस 1, ये हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ये था b के इक्वल, b इज इक्वल टू a1 r पावर q माइनस 1, और ये वैल्यू क्या थी, ये थी c के इक्वल, c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a1 r पावर r माइनस 1। तो अब जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको अलग कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। a की पावर में लिख लेता हूँ q माइनस r, सो विच इज इक्वल टू a1 r पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस r, ये एक वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद क्या है दूसरी वैल्यू, वो क्या है b पावर, सेकेंड वैल्यू में r माइनस p इज इक्वल टू a1 r पावर q माइनस 1 होल पावर r माइनस p, ये सेकेंड वैल्यू आ गई है। इसी तरह से थर्ड वैल्यू आ जाएगी c पावर, वो क्या है p माइनस q इज इक्वल टू a1 r पावर r माइनस 1 होल पावर p माइनस q। तो अब क्या करते हैं,
according to the given condition, multiplying these three values to get the value of 1. So now a power q minus r multiply by b power r minus p multiply by c power p minus q is equal to, तो 1/1 इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, a1 r पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस r मल्टीप्लाई बाय a1 r पावर q माइनस 1 r माइनस p मल्टीप्लाई बाय a1 r पावर r माइनस 1 और p माइनस q। तो ये इसकी क्या हो गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं। अब चूंकि तीनों वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये इसकी पावर में अलग से आ जाएंगी, इसकी पावर में ये अलग, इसकी पावर अलग, फिर इस तरह इनकी जो पावर्स के अंदर वैल्यूज लिखी हुई ये वाली पावर्स ये साथ में क्या होंगी, अलग से आ जाएंगी। सो यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, a पावर q माइनस r, फिर हो जाएगा साथ में देखें ना ये मल्टीप्लाई तो ये ऐड हो जाएगी प्लस r माइनस पी एंड प्लस p माइनस q, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू में। फिर हो जाएगा साथ डॉट r पावर, अब उसमें क्या होगा, बारी बारी सारी वैल्यूज लिखनी है, p माइनस 1 q माइनस r प्लस इसकी पावर में ही लिखा हुआ है, वो हो जाएगा q माइनस 1 r माइनस p एंड प्लस r माइनस 1 एंड p माइनस q, ये इसकी वैल्यू आ गई है। सो विच इज इक्वल टू, ये देखें ये दोनों कैंसिल, p और p कैंसिल, q और q कैंसिल, a1 पावर 0 डॉट यहाँ से आ जाएगा r पावर, ये अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस आर, ये देखें ना क्यू आर माइनस आर, फिर हो जाएगा माइनस पी क्यू एंड प्लस पी, और यहाँ से हो जाएगा प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी एंड माइनस माइनस प्लस क्यू। सो इसकी पावर जो है वो भी कैंसिल हो रही है, किस तरह से, ये पी आर नेगेटिव और इसके बाद पी आर पॉजिटिव, फिर क्या है पी क्यू नेगेटिव पी क्यू पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर क्यू आर, फिर यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सारी वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। तो किसी भी वैल्यू पे पावर 0 तो क्या आता है 1 और यहाँ पे डॉट आर पावर 0। सो जो हम फाइंड कर रहे थे वही वैल्यू फाइंड हो गई है, क्योंकि ए पावर आर पावर 0 से भी 1 आ जाएगा, लेकिन मेंशन कर देते हैं कि ए पावर क्यू माइनस आर डॉट बी पावर आर माइनस पी डॉट सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। So a power q minus p power r minus p and c power p minus q is equal to 1। So ये क्या होगा इसका आंसर, hence proved। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 6 and such that each term is 4 times the sum of all the terms that follow it। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू लिखनी है, उसका जो सम है वो 6 के इक्वल आता है, ये पहली कंडीशन गिवन है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जो आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी टर्म्स की वैल्यू आती है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दो कंडीशन की मदद से आप फाइंड करें कि वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी क्या। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन पहले मेंशन कर देते हैं। मेंशन क्या करेंगे कि लेट्स सपोज दैट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन बी द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये मैंने सीरीज की वैल्यू यानी यही हमने फाइंड करनी है। जब मैं ए और आर की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो इस सीरीज में लिख लूंगा तो आंसर फाइंड हो जाएगा।
अब इसके अलावा क्या गिवन है, चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो इसके अलावा क्या है, गिवन दैट उसमें क्या होगा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 6। ये कह रहे हैं ना कि इसकी इनफाइनाइट जो सीरीज की वैल्यू वो सीरीज की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो ये इक्वल होता है बेसिकली a divided by 1 minus r is equal to 6, implies that a is equal to 6 into 1 minus r। तो यहाँ से हो जाएगा इसको चलिए इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं फिलहाल। अब वो कंडीशन जो कि गिवन है उसको यूज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आल्सो गिवन दैट, कंडीशन क्या गिवन है कि ईच टर्म इज 4 times the sum of all the terms that follow it। ठीक हो गया, ये कंडीशन भी गिवन थी। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a2 किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो यानी हर वैल्यू को अगर देखें तो वो उसके साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी a2 के साथ आगे बस उसके आगे कंटिन्यू कर दें 4 आ जाएगा, फिर इस तरह 3 के लिए 4 से मल्टीप्लाई a4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। तो अब इससे वैल्यू आ जाएगी, ये इंप्लाइज करेगा कि a इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और उसके अलावा क्या है, एक r भी कॉमन हो ले, तो 1 प्लस यहाँ पे रह जाएगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है a और ये a, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4r, और ये पूरी वैल्यू क्लोज होके आ जाएगी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। बल्कि यहाँ पे a की जगह क्या होगा, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे a नहीं बल्कि 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसका भी जरा ख्याल रखना है कि वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस r इज इक्वल टू 4r, r की वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं, सो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 4r प्लस r and 1 is equal to 5r, so which implies that r is equal to 1 divided by 5, ये हो गया। so putting r into equation 1, so equation 1 में इसको लिख लेंगे तो वो था आपके पास a is equal to 6 multiply 1 minus r, so a is equal to 6 into 1 minus 1 over 5, so 6 into 5 minus 1 by 5, so which is equal to 6 into 4 by 5। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 4 ज़ा 24, implies that a is equal to 24 by 5। ये तो फाइंड हो गया है। अब क्या होगा, देन द सीरीज विल बिकम, जो सीरीज ऊपर लिखी थी सो लिख लेते हैं, देन द सीरीज बिकम्स, वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। सो ये हो जाएगा 24/5 प्लस 24/5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 24/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा
24/5 प्लस 24/25 प्लस 24/5 मल्टीप्लाई बाय 1/25 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इक्वल हो जाएगा 24/5, 24/25, 24/125 एंड प्लस अप टू सो ऑन। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। इजी था, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस क्या किया हमने, सीरीज की वैल्यू लिखी, फिर उसमें से ए और आर की वैल्यू फाइंड की, और फिर उसके बाद उस सीरीज में दोबारा उनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यानी 0 और 3 के दरमियान में ही इसका इंटरवल एग्जिस्ट करता है। अब ये कह रहे हैं कि शो दैट x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। तो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। सोल्यूशन गिवन दैट y is equal to x by 3 plus x square by 3 square plus x cube divided by 3 cube plus up to so on it is, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स लिखी हुई है तो ये मेंशन कर लेंगे कि क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ, अब इसमें वैल्यूज गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। वैल्यूज कौन सी गिवन है, a की वैल्यू जो है वो क्या है, x/3 है, एंड r की वैल्यू जो है वो भी क्या है, देखें x/3 और इसके नीचे डिवाइड करेंगे 3 और स्क्वायर कट जाएगा, x और उसका स्क्वायर कट जाएगा। सो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x/3 आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। 1 माइनस आर क्यों लिखा है, ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इनफाइनाइट उसका। सो y इज इक्वल टू x/3, 1 माइनस x/3। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से होगा 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। सो ये इसकी क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, इस 3 को और इस 3 को यहाँ से कैंसिल कर, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, हो जाएगा 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको राइट साइड पर ले जाएं। सो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, 3y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर लेते हैं, 3y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल मैंने क्या किया है, वो एक्स की वैल्यू को जो गिवन थी उन्हीं को ही प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ बॉल रिबाउंड्स टू हाफ द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड। इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम लॉफ्ट, हाउ फार डज इट ट्रेवल फ्रॉम द मोमेंट इट इज ड्रॉप्ड अनटिल द मोमेंट ऑफ इट्स एट बाउंसेस। ये कह रहे हैं कि एक बॉल को ऊपर से फेंकते हैं, ठीक हो गया, और वो जब नीचे जमीन पे लगता है तो लगने के बाद वो 8 दफा जो है वो बाउंस होता है। तो अब बताएं कि जब वो बाउंस होता है तो उसके दरमियान कितना जो है वो फासला, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये कह रहे हैं कि जब उसको फेंका जाता है तो यानी एक बाउंस के बाद वो हाफ हो जाता है, फिर नेक्स्ट बाउंस के बाद फिर हाफ हो जाएगा, यानी वो 8 बाउंस तक जब पहुंचेगा, यानी वो जाएगा तो फिर वो क्या होता है, हाफ होता जाएगा उस हिसाब से जो उस वक्त करंट वैल्यू होगी उसकी। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसकी हाइट जो है वो 10 फीट है, तो एक बाउंस के बाद वो नेक्स्ट होगा वो 5 हो जाएगा, फिर वो 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी वो आधा होता जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू बताई गई है। सो इसको मैं एक ग्राफ ड्रा करके आपको समझा देता हूँ, फिर उससे आपको ये क्या होगा, समझने में आसान यानी ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना इसको।
सो ये देख लें, यहाँ से बॉल को फेंका है यहाँ तक, ये फर्स्ट बाउंस था इसका, यहाँ पे इसकी हाइट क्या थी 10 थी। जैसे यहाँ से ये ऊपर गया तो फिर ये 5 हाफ हो गया। अगेन ये चूंकि यहाँ से डाउनवर्ड आएगा उसी जितना ही आएगा, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक 5/2, फिर ये करते 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 ये क्या होगा, हाफ होता जाएगा 8 बाउंस तक। ठीक हो गया, इस तरह से ये समझ लें। अब क्या है, व्हेन द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 10 फीट, 10 फीट इज ओनली वन बाउंस। ठीक हो गया, यानी एक दफा था जब यहाँ से इसको फेंका गया था, फिर उसके बाद उसने कहा कि हाफ हो जाता है। सो बट व्हेन इट इज बाउंस इट कवर दैट डिस्टेंस ट्वाइस अप एंड डाउन, यानी वो आधा, ये देखें एक दफा जब गिरा तो वो 10 था, अब जब ऊपर जाएगा तब भी 5 होगा और नीचे आएगा तब भी। तो ये जो है ये डबल हो रही है वैल्यू, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये क्या होगी, ट्वाइस, यानी अप एंड डाउन, एक दफा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर एंड फिर नीचे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये 2 टाइम इसमें आएगी। ठीक हो गया। सो ये तो हमने मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, हमने यही प्रूफ करना है कि इन सीक्वेंस, यानी इसकी सीक्वेंस से इसका सम क्या आता है, अगर इसको ऐड किया जाए तो एट द एंड पे इसकी 8 बाउंड्स के बाद इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो द सीक्वेंस बिकम्स, अब वो सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगी कि 10 प्लस, तो पहली जो वैल्यू थी वो थी इसके अंदर देख ली जाए तो 5 + 5 + 5/2 + 5/2 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये इसकी वैल्यू बन गई है क्योंकि आगे इंक्रीज होती जा रही है। सो अब क्या करते हैं, 10 प्लस यहां से हो जाएगा 5 + 5, 10 प्लस 5/2 + 5/2, 5/2, फिर अप टू सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा A7। ठीक हो गया, ये A1 A2 ए करते करते A7 तक की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 10 प्लस, अगर इन सब वैल्यू के साथ में क्या कर देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ इन तमाम वैल्यू से। सो फिर ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी, फॉर एग्जांपल किस तरह से, 2 5 जार 10, ये 2 के मल्टीपल में आता है तो 2 कॉमन ले लें, फिर यहाँ से 2 जो है ये अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 एंड 5 + 5 10। ठीक हो गया। सो 10/2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले तो अगेन ये 5 रह जाएगा, फिर इस तरह से आगे भी यही वैल्यू आ जाएगी। सो 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 5/2 एंड प्लस अप टू सो ऑन A7। ठीक हो गया, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखें इन दोनों का एलसीएम ले तो 2 आ जाएगा, फिर इसका 5 + 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो 10 में से क्या होगा, मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 5/2 अगेन रह जाएगा। वैसे तो कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, लेकिन हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं ताकि ये वैल्यू भी 5 आ जाए और ये सीक्वेंस एक इस फॉर्म में बन जाए। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं A1 की, उसके बाद ये A7 गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है, और उसके अलावा r की वैल्यू हमें चाहिए होगी। सो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि आगे सॉल्व कर सकें। सो अब क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 5, पहली वैल्यू हो गई है। फिर उसके बाद r की वैल्यू क्या होगी, 5/2 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 से कैंसिल, सो r की वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड n इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू भी 7 गिवन है। A7 है तो मतलब n की वैल्यू जो क्या है उसके अंदर 7 है। अब क्या करते हैं, वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, 10 + 2 मल्टीप्लाई बाय a r power n -1 divided by r -1। So by putting the values 10 + 2 into 5, r की वैल्यू क्या है 1/2 होल पावर 7 - 1 डिवाइडेड बाय 1/2 -1, ये इसकी वैल्यू हो गई। सो विच इज इक्वल टू 10 + 2, तो यहाँ से 5 तो एज इट इज आ जाएगा, इसकी पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 1/128 -1 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2, तो ये हो जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी वैल्यू आ गई है।
अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये भी सिंप्लीफाई कर सकें। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 5, 1 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 128, और ये डिवाइड होकर आ जाएगा -1/2। ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बन गया 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू -127 ओवर 128 एंड -1/2। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 5 ज़र 10, यहाँ से वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -127 डिवाइडेड बाई 128 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/-1। सो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। और उसके अलावा भी कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2 1 ज़र 2 एंड 264 ज़र। ठीक हो गया। सो ये बन जाएगा 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 127/64। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 19.84375, ये आ जाएगा। अब इसमें 29 ये 19 ऐड करेंगे तो 29 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 29.8437, ये भी इसका आंसर है। और अगर इसको मजीद कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन की फॉर्म, उसमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 29 होल 27 डिवाइडेड बाय 32। सो ये इसका क्या हो गया, फीट भी साथ लिख लेते हैं। सो ये इसका क्या हो गया, एट द एंड पे आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि अ मैन विशेस टू सेव मनी बाय सिटिंग असाइड RS1 द फर्स्ट डे, RS2 द सेकंड डे, फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन, एंड डबलिंग द मनी ऑफ ईच डे। ये कह रहे कि एक आदमी जो है वो कुछ पैसे सेव कर रहा है और उसने उसको इस तरह की सेटिंग बनाई है कि वो पहले दिन 1 रुपया रखता है, फिर दूसरे दिन 2 रुपए, फिर वो 4 रुपए, यानी वो अमाउंट जो है वो हर रोज डबल करता जा रहा है उसको। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे, इफ दिस कंटिन्यूज हाउ मच मस्ट बी सेट असाइड ऑन द 15 डे, यानी 15 दिनों में वो कितने पैसे जमा कर लेगा। फिर अगर 15 दिनों में वो जितने पैसे भी जमा कर लेता है, तो बताएं कि 30 दिनों में उसने कितने पैसे जमा किए होंगे एट द एंड ऑफ 30 डेज। ठीक हो गया, यानी उसका सम फाइंड करना है 30 डेज का। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन पहले मेंशन कर लेते हैं कि किस तरह से वो तरतीब बन रही है। सो तरतीब इस तरह से बन रही है कि डे 1, फिर उसके बाद क्या होगा डे 2, फिर डे 3 एंड अप टू सो ऑन डे 30, यहां तक जाएगी वैल्यू। फर्स्ट डे पे उसने सेव की थी RS1, फिर हो गया RS2, फिर हो गया 4, और ये चीज ऐसे कंटिन्यू रही। तो A30 पे कितनी होगी ये हमने बतानी है, और इसके साथ पहले हमने फाइंड करना है कि 15 डेज में वो कितने पैसे जमा करेगा। ठीक हो गया। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A15। A15 फाइंड आउट करते हैं कि 15 दिनों में वो कितने पैसे जमा करेगा, क्योंकि अगर वो फाइंड हो जाए तो आगे फिर उसको सॉल्व करना क्या होगा। खैर इजी है, दूसरी वैल्यू भी ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन पहले उन्होंने कहा है क्वेश्चन कहा है कि 15 दिनों में कितने वो जमा कर लेगा, वो पहले बताएं। तो ये बन जाएगी अमाउंट ऑफ 50th डे। उसमें होगा क्या, उसमें यह होगा कि ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है। तो A1 की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई है। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, आर की वैल्यू कैसे आई है, क्योंकि फर्स्ट डे जो था वो 1 था और सेकंड डे 2 था, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 से 2 ही आता है। अब ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे हो जाएगा A15 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 पावर 15 माइनस 1। सो A15 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 15। सो विच implies that A15 is equal to 16384।
सो ये इसका एक आंसर आ गया, क्योंकि दो वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो फर्स्ट वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अब टोटल अमाउंट ऑफ द 30th डे, यानी 30 दिनों में क्या होगी, तो वो निकालना है। सो टोटल अमाउंट ऑफ द 30 डेज, 30 दिनों में टोटल कितने पैसे जमा कर लेगा। सो सीरीज जो है, क्योंकि सम करना है उसको, तो सीरीज की फॉर्म में ही इसको सोल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2 + 4 + up to so on a 30। so Sn is equal to a r power n minus 1 divided by r minus 1। सो ये हो जाएगा S30 is equal to 1 into 2 power 30 minus 1 divided by 2 minus 1, ये हो जाएगा। सो अगेन 2 पावर 30 से वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 1073741 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये इक्वल हो जाएगा S30 1073741 तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने 15 डेज में जो उसकी अर्निंग हुई है, मतलब जो सेविंग हुई है वो निकाली, फिर उसके बाद 30 डेज में वो कितनी हो गई, तो ये कुछ इस तरह से अमाउंट बन गई है। सो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 64,000 टू 7,29,000 इन 6 डेज। ये कह रहे हैं कि एक जगह पे ना कल्चर के अंदर बैक्टीरिया जो वो बढ़ रहा है 64,000 से 7,29,000 तक 6 दिनों के अंदर अंदर। अब ये कह रहे हैं कि डेली रेट क्या है इंक्रीज होने का, यानी जब बढ़ रहा है तो डेली कितना बढ़ रहा है ये बताना है। और इफ द रेट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रेट यानी परसेंटेज में भी आप इसकी वैल्यू बता दें कि वो अगर कांस्टेंट है तो वो किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ वो बढ़ रही है। सोल्यूशन अब जरा ये समझ लें, A1, फिर नेक्स्ट डे क्या हो गया A2, फिर A3, A4, A5, A6 एंड A7, यानी यहाँ से इंक्रीज होके फिर यहाँ से दोबारा इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती जा रही है, तो एट द एंड पे ये इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स। ठीक हो गया इस तरह से, क्योंकि आप ये ना समझे कि तो A7 लिख दिया यानी 7 दिन लिख दिए। तो इस तरह से देखें तो ये एक दिन यहाँ तक आ गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, फिर ये करते करते ये वैल्यू बन गई है। अब जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन रेट क्या था, यानी उस दिन वैल्यू क्या थी। सो स्टार्ट जो था वो A1 यानी वो था 64,000, वो गिवन है। टोटल डेज कितने बन रहे हैं, टोटल डेज यानी n की वैल्यू जो कि क्या है 7, और एंड क्या है यानी आखिरी दिन जहां पे वो रुक रहा है S7, तो वो है 7,29,000, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब पहला काम क्या है हमारा, वो है R को फाइंड करना। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। पहले क्या करते हैं, R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, an इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। an की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये रही, यानी A7 आ जाएगा, सिंपल A7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 की वैल्यू 64,000, और यहाँ से R की वैल्यू एज इट इज रहेगी 7 माइनस 1। तो S7 की वैल्यू भी गिवन है, वो है 729,000 डिवाइडेड बाय 64,000 इज इक्वल टू R पावर 6। सो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए। सो ये हो गया 729
डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू r पावर 6। अब मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज को भी इसकी पावर जिस तरह से यहाँ पे 6 लिखा हुआ है इनको भी 6 पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन रहा है 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 power 6 is equal to r power 6. So implies that r power 6 is equal to 3 divided by 2 whole power 6. So implies that r is equal to 3 by 2 or r is equal to 1.5। तो ये दोनों वैल्यूज की आ गई हैं। ठीक हो गया, ये तो पहली चीज हमने फाइंड कर ली है r की वैल्यू। अब बेसिकली करना क्या था कि वो कॉमन रेट जो इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही थी, जिस तरह से पहले दिन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल 1 है, क्वांटिटी 1 है एक दिन में, तो वो 1.5 तक उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज रेट जो है वो क्या है 0.5, यानी अगर इसमें देखा जाए तो ये 1 टू 1.5 इसमें जो चेंज आ रहा है वो 0.5 का चेंज आ रहा है। अगर एक दिन 1 है तो उसमें 1.5 हो गया, फिर नेक्स्ट डे जो होगा वो 2। इस तरह से परसेंटेज के हवाले से मैं वैल्यू बता रहा हूँ। अब हम लोग इसके एग्जैक्ट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। यानी ये जो है हाफ हाफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी इस तरह से देखने, अगर एक दिन में 10 हैं, ठीक हो गया, तो नेक्स्ट डे जो है वो 5 उसमें इंक्रीज होकर 15 हो जाएंगी, यानी उसकी जो क्वांटिटी है। वैसे तो ज्यादा आ रही है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। फिर उस तरह से ये वैल्यू जो है वो हाफ हाफ के हिसाब से क्या है वो इंक्रीज हो रही है, यानी 15 है तो 15 का हाफ करें तो 7.5, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका हाफ करें तो इस तरह से 7 दिन तक वो वैल्यू आपके पास 7,29,000 तक कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इसमें लिख लेते हैं कि इंक्रीज जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ कॉमन रेशियो ऑफ 1.5 implies that quantity 1 becomes 1.5 after increase. So इंक्रीज इज इक्वल टू 0.5, 0.5 का इंक्रीज इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो इंक्रीज इसके अंदर क्या रहा है 50%। ठीक हो गया, सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस हमने यही फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसकी पहले जो 8 सवाल थे मैंने दूसरे लेक्चर में कवर किए थे, क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गए थे, इसलिए मुझे ये दूसरे लेक्चर में, यानी बाकी जो क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सेकंड पार्ट में इसको कवर करना पड़ा। एनी हाउ, क्वेश्चन समझने थे, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने कम्युनिटी में अपना नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको फिर कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।